नमस्कार, प्रणाम। मैं विशुराज स्वागत करता हूँ आज की एक और नई कहानी के साथ नए एपिसोड में। वीडियो कहानी शुरू करें उससे पहले कहानी में आप जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, क्योंकि जितने भी साथी हमारे कमेंट करते हैं कमेंट सेक्शन में, हम वीडियो के अंत में उनका नाम जरूर लेते हैं। कहानी है कानपुर के आजाद कुटिया बर्रा क्षेत्र की। एक परिवार रहता है सुरेश यादव का। सुरेश यादव के दो बेटे सुधीर यादव और सुनील यादव। सुधीर यादव पेशे से बिल्डिंग मटेरियल का काम देखते हैं और वह समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता भी रहते हैं। वहीं छोटा बेटा उनका सुनील अपने पिता सुरेश यादव के साथ कानपुर में ही रेस्टोरेंट का काम करता था, यानी कि रेस्टोरेंट चलाता था। सुरेश यादव के जो बड़े बेटे हैं सुधीर यादव, उनकी शादी गांधीनगर इटावा के विजय कुमार की पुत्री बीना के साथ हो जाती है। बीना और सुधीर कुमार की एक पुत्री भी होती है जो 5 साल की रहती है, जिनका नाम एंजल रहता है। 8 जून रविवार का दिन सुरेश यादव और सुनील तैयार होते हैं रेस्टोरेंट जाने के लिए। तभी एंजल भी जिद करने लगती है। जब एंजल जिद करने लगती है कि मुझे भी रेस्टोरेंट बाबा के साथ जाना है, तो उनकी माँ एंजल को तैयार कर देती हैं और वो अपने बाबा और अंकल के साथ रेस्टोरेंट के लिए चली जाती हैं। जब सभी लोग रेस्टोरेंट चले जाते, उधर सुधीर अपने काम पे चले जाते, तो घर पे कोई नहीं रहता। बीना घर पे अकेली रहती है। कभी वह टीवी देखती, कभी वह फोन से बात करती। जब रात को सुरेश यादव करीब 10 बजे एंजल को लेकर घर लौटते हैं, तो देखते हैं कि अंदर से सीढ़ियों का दरवाज़ा बंद है। वह बेल बजाते हैं। कई बार बेल बजाने के बाद बीना दरवाज़ा नहीं खोलती है, तो वह सोचते हैं कि हो सकता है बहू रानी थक गई होगी, रात के 10 बज रहे हैं तो सो गई होगी। तभी एंजल कहती है, बाबा मैं अंदर से दरवाज़ा खोल सकती हूँ, क्योंकि जो दरवाज़ा होता है वह लोहे का जालीदार दरवाज़ा रहता है। एंजल अपना छोटा सा हाथ उस दरवाजे में डालती है और छिटकनी को साइड में सरकाती है और दरवाजे को खोल देती है। सुरेश यादव अंदर जाते हैं और हाथ मुंह धोने लगते हैं। एंजल अपने माँ के लिए भागते हुए अंदर जाती है, देखती है माँ अपने कमरे में नहीं है। तभी वह किचन में जाती है और जोर से चीखने की आवाज़ आती है। सुरेश यादव दौड़कर जाते हैं और देखते हैं कि उनकी बहू फांसी के फंदे में लटकी हुई है। किचन के खिड़कियों से नीचे स्टूल गिरा हुआ है। वह तुरंत अपने बेटों को फोन करते हैं और घर बुलाते हैं। तब तक पड़ोसी भी आ जाते हैं और पुलिस को फोन किया जाता है। दोनों बेटे भी घर पे आ जाते हैं और पुलिस आती है, छानबीन करती है, पूछताछ करती है। तो जो केस बीना का दिखाई देता है वो आत्महत्या का लगता है। पुलिस आत्महत्या का केस बना करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उधर सुधीर अपने ससुराल फोन करके सारी बात बताते हैं। दूसरे दिन बीना के भाई संजीव पोस्टमार्टम ऑफिस पहुंचते हैं और वह जिद करते हैं, क्योंकि जब तक वो पहुंचते हैं पोस्टमार्टम हो चुका होता है और पोस्टमार्टम में जो बात निकल कर आती है वो आत्महत्या की ही होती है। जो रिपोर्ट आती है वह उसमें आत्महत्या साफ साफ दिखाई दे रहा था। संजीव को शक होता है। वह बार बार जिद करते हैं। वह जिलाधिकारी के पास पहुंचते हैं। जो जिलाधिकारी होती हैं उस समय की वह श्रीमती रोशन जेकब होती हैं। उनके पास जाते हैं और दोबारा पोस्टमार्टम की गुहार लगाते हैं। जिलाधिकारी आदेश देती है कि इस लाश का दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए। दोबारा पोस्टमार्टम होता है तो फिर वही बात निकल कर आती है आत्महत्या की। इनको कुछ समझ में नहीं आता है। संजीव बर्रा पुलिस चौकी के पास पहुंचते हैं और उस समय वहां जाकर वह पुलिस चौकी में केस दर्ज कराते हैं दहेज उत्पीड़न का।
जो वहाँ की पुलिस होती है वह केस दर्ज करने से मना कर देती है। वह कहती है आत्महत्या का केस है, इसमें केस क्या दर्ज करना। तभी संजीव वहाँ से एसएसपी के पास पहुँचते हैं। जो एसएसपी होते हैं वहाँ के सुनील मैनुअल, उनसे मिलकर वह सारी बात बताते हैं। सुनील मैनुअल एफआईआर करने के लिए उस पुलिस चौकी पे फोन करते हैं। एफआईआर दर्ज होती है, केस दर्ज होता है। केस दर्ज होते ही दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज होता है। केस दर्ज होते ही जो सुरेश का परिवार होता है वो भूमिगत हो जाता है, उसका पता नहीं चलता। सुधीर फोन करते हैं वहाँ के जो इंचार्ज होते हैं उनको कि सर पहले जांच पड़ताल कर ली जाए, उसके बाद गिरफ्तारी की जाए। तो वो कहते हैं नहीं, पहले गिरफ्तारी होगी, उसके बाद जांच पड़ताल होगी। तभी सुधीर कोर्ट पहुंच जाते हैं और कोर्ट से गुहार लगाते हैं केस की पहले जांच पड़ताल की जाए। लेकिन कोर्ट भी उनकी बात को नहीं मानता। वह कहता है कि पहले पूरे परिवार को गिरफ्तार करो, उसके बाद जांच करो। तभी जो वहां के सीईओ होते हैं विजय सिंह, उनका तबादला हो जाता है और जो नए सीईओ आते हैं उनका नाम होता है राघवेंद्र सिंह। राघवेंद्र सिंह जांच के आदेश देते हैं। जांच पड़ताल आगे बढ़ती है। तभी सुधीर बड़े नेताओं के साथ राघवेंद्र सिंह से बात करते हैं और कहते हैं कि सर मौके से बीना का फोन गायब था, बीना का फोन नहीं मिला था। मुझे संदेह है कि यह आत्महत्या नहीं, यह हत्या है। राघवेंद्र सिंह बीना का फोन ट्रेस करते हैं तो टेक्निकल प्रॉब्लम या किसी कारण बस उनका फोन ट्रेस नहीं हो पाता है। फिर वो कॉल डिटेल्स निकालते हैं तो 8 जून से पहले लगातार 10 दिनों से बीना एक नंबर पे लगातार बात कर रही होती हैं। उस नंबर को निकालने के बाद पुलिस उसका एड्रेस निकालती है और जब उस एड्रेस पे पहुंचती है तो जो आदमी होता है वह साफ मना कर देता है। वह कहता है यह नंबर मेरा नहीं है, लेकिन यह जो आईडी प्रूफ यूज किया गया है, फोटो और आईडी प्रूफ, यह मेरा ही है। पुलिस हैरान रह जाती है, वहां से चली जाती है। फिर पुलिस एक टीम गठित करती है। जो एसएसपी होते हैं सुनील मैनुअल एक टीम गठित करते हैं। उसमें सीईओ ओम प्रकाश, सर्विस लांस शंभू सिंह और कई कांस्टेबल होते हैं। शंभू सिंह जिस नंबर पे कई बार बिना बात करती थी, उस फोन की ईएमआई नंबर निकालते हैं और उसको ट्रेस करते हैं। जब ईएमआई नंबर निकाल कर ट्रेस करते हैं तो वह कानपुर के ही पास मृदुल वाजपेयी का नंबर होता है। जो उसमें नंबर उससे पहले चालू था वह मृदुल वाजपेयी का था। पुलिस मृदुल वाजपेयी के पास पहुंचती है और उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। और मृदुल वाजपेयी की जब पुलिस उनके साथ सख्ती से पेश आती है तो मृदुल वाजपेयी टूट जाते हैं और वह बताते हैं कि हत्या मैंने ही की है और हमारे साथ श्याम कुमार जो मृदुल वाजपेयी के पिता हैं, रूबी यादव हैं, मनीष दूसिया हैं। दरअसल कहानी यह है कि सुधीर यादव एक दिन एक शादी में जाते हैं। वहां उनको एक लड़की पसंद आ जाती है, रूबी भी सुधीर यादव को काफी पसंद करती है। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। रोजाना फोन पे बातें होती हैं, सुबह में बात होती है, शाम को बात होती है, रात में भी बात होती है। इसको लेकर के बीना और सुधीर के बीच
आपसी झगड़े भी होते थे। लोगों के डर से बीना कुछ किसी से कहती नहीं थी कि समाज में हमारी बदनामी होगी। सुधीर को काफी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सुधीर समझने को तैयार नहीं होते। तभी बीना शांत रहती, किसी से कुछ नहीं कहती, समय का इंतजार करती। एक दिन सुधीर रूबी से बात कर रहे होते हैं, तभी उनका फोन, एक बाल्टी में पानी रखा होता है उसी में गिर जाता है और उनका फोन खराब हो जाता है। उधर रूबी कई बार कॉल करती, फोन स्विच ऑफ आता, वह बात करने की कोशिश करती लेकिन बात नहीं हो पाती। सुधीर लखनऊ निकल जाते हैं किसी काम से और उधर रूबी परेशान होकर के कानपुर बीना के घर आ जाती है। बीना के घर जब वह जाती है तो अकेली घर पे बीना ही रहती है। बीना पूछती है आप कौन है, तो वह बताती है मैं रूबी हूँ। रूबी का नाम सुनते ही बीना के जहन में आग लग जाती है। वह झगड़ा करने लगती है, लड़ने लगती है। काफी सारी बातें होती हैं, दोनों के बीच काफी झगड़े होते हैं। उसके बाद वहां से रूबी निकल जाती है। रूबी दूसरे दिन जब घर पे बैठकर पेपर पढ़ रही होती है तो पेपर में एक विज्ञापन छपा रहता है। विज्ञापन रहता है अकबर शाह बाबा, जो प्रेमी प्रेमिकाओं को मिलाने का वादा करते हैं अपने तंत्र मंत्र से। रूबी उस बाबा से मिलने के जाती है, जो पास के ही एक मस्जिद के पास अपनी बोरिया बिस्तरा लगाकर बैठे रहते हैं। उनसे बातचीत करती है तो अब बताते हैं कि 30,000 रुपये मुझे दे दो और मैं तुम दोनों की जोड़ी को मिला दूंगा। रूबी बोलती है आप यह काम कैसे करेंगे, तो वह कहते हैं कि मैं अपनी विद्या और बल के ऊपर करूंगा। मेरा ऐसा तंत्र मंत्र है कि घर बैठे ही वह खत्म हो जाएगी और तुम्हें किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो वह कहती है काम ऐसा होना चाहिए कि किसी को पता भी नहीं चले, नहीं तो मुझे जेल हो जाएगी, लोग मेरे बारे में जान चुके हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं, हफ्ते 2 हफ्ते बाद कोई खबर नहीं आती है बीना के मरने की। तो फिर रूबी उस बाबा के पास पहुंचती है तो वह बाबा गायब रहता है। दरअसल जो बाबा रहता है उसका ओरिजिनल नेम शकील रहता है। शकील का यही काम रहता है कि भोली भारी औरतों और लड़कियों को फंसाकर उसके साथ दुष्कर्म करना, उनसे पैसे ऐंठना। वह फरार रहता है। वह निराश होकर खड़ी रहती है रूबी, तभी उधर से एक आदमी आता है जिसका नाम मनीष दूसिया रहता है, जो आते जाते कई बार रूबी से मिला रहता है। रूबी सारी बात मनीष दूसिया से बताती है तो मनीष दूसिया कहता है मैं एक आदमी को जानता हूँ, मैं उससे तुम्हारा काम करवा दूंगा, किसी को शक भी नहीं होगा, तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा, लेकिन इसके लिए 50,000 रुपये लगेंगे। रूबी के पास पैसे की कमी नहीं थी, वो HDFC बैंक में किसी पद पे अच्छा पैसा कमा रही होती है और पैसा देने को तैयार हो जाती है। मनीष दूसिया मृदुल वाजपेयी के पास जाता है, जो मृदुल वाजपेयी पेशे से ड्राइवर होता है। उसको पैसे की कमी रहती है, उसको पैसा चाहिए होता है और वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता था। वह मृदुल वाजपेयी को सारी बात बताता है। मृदुल वाजपेयी तैयार हो जाता है। मृदुल वाजपेयी अगले ही दिन जब कोई घर पे नहीं होता बीना के, तो बहुरूपिये का भेष बनाए, यानी कि तांत्रिक का भेष बनाए, उसके घर पे जाता है और दरवाजा खटखटाता है। बीना दरवाजा खोलती है, वह पानी मांगता है पीने के लिए। बीना पानी लेकर देती है, कहती है बाबा आप यहाँ कैसे आए हो? तो वह कहता है बिटिया मुझे तुम्हारी परेशानी साफ नजर आ रही है। जो रूबी है वह मेरी भांजी है और मैं उसका और सुधीर का जो रिश्ता है वो अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दोनों अलग हो जाए और सुधीर तुम्हारे साथ आसानी से अच्छे से पेश आए, तुम्हारे साथ जीवन यापन करे। रूबी कहती है बीना कहती है लेकिन बाबा ऐसे कैसे होगा? तो वह कहता है कि कुछ उपाय है मेरे पास, मैं तंत्र मंत्र जानता हूँ जिससे दोनों अलग हो जाएंगे। घर में बैठता है और बीना को बताता है कि कुछ तरीका है मेरे पास, सिद्धि है मेरे पास, इस ऐसे ही तुम्हें करीब
1 हफ्ते करने होंगे, उसके बाद दोनों अलग हो जाएंगे। वह कहता है कि तुम्हें फांसी का फंदा एक बना कर दूंगा, गले में डालना होगा, तुम्हें थोड़ा सा दर्द होगा लेकिन मृत्यु नहीं होगी। वह डर जाती है, कहती है घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वह फांसी का फंदा तैयार करता है, लेकिन फंदा ऐसा तैयार करता है कि सिर्फ दर्द हो, गला न घुटे। ऐसा ही उसके साथ होता है और वह बाबा पर विश्वास करने लगती है कि वाकई में बाबा काफी जानकार लगता है। बाबा उसका नंबर लेकर चला जाता है, यानी कि वाजपेयी, मृदुल वाजपेयी नंबर लेकर चला जाता है। उसी से उसकी बातचीत होने लगती है। जब भी घर पे कोई नहीं रहता वह आता और बार बार वैसे ही फांसी का फंदा बनाता और उसको विश्वास दिलाने की कोशिश करता कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक दिन फिर 8 जून को वह आता है और वैसे ही फांसी का फंदा तैयार करता है। जब वह स्टूल गिराती है तो उसका दम घुटने लगता है, वह चिल्लाने लगती है, लेकिन जो वाजपेयी होता है वह कुछ नहीं बोलता है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वाजपेयी वहां से उसका फोन उठाता है और निकल जाता है। यह बात सुनते ही पुलिस वाले अवाक रह जाते हैं, घर वाले दंग रह जाते हैं। तो उसका भाई होता है संजीव, बीना का भाई, वह अवाक रह जाता है। पुलिस चारों को गिरफ्तार करती है और कोर्ट के सामने पेश करती है और कोर्ट उसे जेल भेज देती है। आज की जो कहानी है, तांत्रिक और बाबाओं पे जो लोग विश्वास करते हैं वह अक्सर धोखा खाते हैं। इस कहानी का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है, सावधान करना है, न कि किसी को परेशान करना है, किसी को आहत करना है। कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनमें सरफराज शेख हैं, निधि सिंह हैं, उत्तम सिंह गुरदासपुर पंजाब से हैं, सौरभ राय हैं आजमगढ़ से, पुच्चू राय हैं, इनका जन्मदिन है, यह उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से आते हैं। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई पुच्चू राय जी। आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, राय दीजिए अपनी, कैसी लगी कहानी, जो मेरे अंदर खामियां हैं, अच्छाइयां हैं, उसके बारे में भी बताइए, ताकि मैं अपने अंदर की खामियों को सुधार कर सकूं और अच्छी से बेहतर वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूं। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।